हम लोगों का जो चैप्टर हो रहा था वो पंचायती राज एवं नगर पालिकाएं थी, और इसके अंतर्गत जो है हम लोग पंचायतों के आरक्षण को देख रहे थे। और हमारा जो अगला टॉपिक था वो था पंचायतों की अवधि। पंचायतों की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। देखो, पंचायत की अवधि से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 243 के अंगों वाले पार्ट में है। यानी कि ये अनुच्छेद हो जाता है 243 का ई पार्ट। इसमें जो है प्रावधान दिए गए हैं, और इस प्रावधान में कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, वह अपनी पहली बैठक से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी। वो किसी भी स्थिति में इससे अधिक अवधि तक अस्तित्व में नहीं रहेगी। तो वह जो है, यानी कि प्रत्येक पंचायत चाहे वह किसी भी स्तर का हो, किसी भी स्तर की हो, अपनी पहली बैठक से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी। 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी। वह किसी भी स्थिति में इससे अधिक नहीं होगा उसका, इससे अधिक अवधि तक अस्तित्व में नहीं रहेगी। तो पंचायत की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्षों की होती है। और इसमें ये भी प्रावधान है कि अगर अवधि पूरी होने वाली है तो उससे पहले ही चुनाव करा लिया जाए। यानी कि अवधि पूर्ण होने से पहले नए चुनाव होते हैं। ठीक है। और पंचायत को उस समय प्रवृत्त किसी अवधि विधि के तहत 5 साल से पहले विघटित किया जा सकेगा। इसका अर्थ ये है कि यदि राज्य के विधानमंडल ने पंचायतों से संबंधित अपनी विधि में पंचायत के विघटन की कोई रीति निर्दिष्ट कर रखी है तो उसके तहत किसी पंचायत को 5 वर्ष की अवधि पूर्ण करने से पहले विघटित किया जा सकेगा। लेकिन यदि विधानमंडल ने उस विधि में कोई संशोधन किया है या संशोधन के आधार पर कोई पंचायत अपनी निर्दिष्ट अवधि यानी कि 5 वर्ष से पहले विघटित नहीं की जा सकेगी। ठीक है। इसका अर्थ है कि संशोधन के आधार पर वर्तमान पंचायत की अवधि कम नहीं की जा सकती, किंतु भविष्य में गठित होने वाले पंचायत को समय पूर्व विघटित किया जाना संभव होगा। ठीक है। यानी कि जो विधि बनाया जाता है वो अगले के लिए लागू होता है, वो जो वर्तमान में चल रहा है उसके लिए नहीं लागू होता है। इसके अलावा इसमें है कि अगर पंचायत का विघटन जो है वो 5 वर्ष से पहले हो गया, ठीक है, इसका विघटन जो है 5 वर्ष की अवधि से, ठीक है, पहले हो गया, तो ये 6 माह के भीतर जो है नए चुनाव कराए जाएंगे। 6 माह के भीतर नए चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है। अब पर अगर विघटन के समय पंचायत की शेष अवधि 6 माह से कम बची है तो चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है। ठीक। अब हम लोग देखते हैं इसके सदस्यों की निर्भरता क्या है, यानी डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है। सदस्यता के लिए निर्भरताएं। डिस्क्वालिफिकेशंस और मेंबरशिप। देखो, सदस्यता के लिए जो निर्भरताएं दी गई है, यानी कि जो अयोग्यता है, यानी इसका अर्थ है अयोग्यता।
इसकी जो कसौटी बताई गई है वो अनुच्छेद 243 के च वाले पार्ट में बताया गया है, यानी कि 243 के एफ वाले पार्ट में बताया गया है। इसमें ना कहा गया है कि कोई व्यक्ति पंचायत के किसी स्तर का सदस्य चुने जाने या बने जाने के लिए अयोग्य होगा यदि हुआ, ठीक है। इसमें 2-3 नियम दिए गए, जैसे कि कोई व्यक्ति पंचायत के किसी स्तर का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए अयोग्य होगा, ठीक है, यदि। तो इसमें पहला शर्त है अगर कि राज्य विधानमंडल जो है कोई नियम बनाता है और वो उसका दोषी हो जाए, ठीक है। तो राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए विधि द्वारा, ठीक है, विधि द्वारा अयोग्यता या अयोग्यताएं, ठीक है, लागू है और वह उनका दोषी हो गया, तो वो अयोग्य हो जाएगा। इस नियम में ना एक अपवाद है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राज्य विधानमंडल की बातें की जा रही है और हम लोगों को पता है कि राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है, ठीक है, 25 वर्ष है, जबकि पंचायत की सदस्यता की आयु जो है वो मात्र 21 वर्ष है। यही मतलब अपवाद है, बाकी सारी चीजें सेम है। सदस्यता के लिए आयु जो है ये न्यूनतम 21 वर्ष है, ये बात है। देखो सीधी सी बात है, राज्य विधानमंडल जो है अपने विधि द्वारा जो है कोई भी नियम बनाता है और कोई भी व्यक्ति जो है उसके लिए अगर निर्हित या अयोग्य घोषित हो जाता है तो वो अयोग्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूर्ण रूप से शक्ति जो है ये राज्य विधानमंडल को दी गई है, ठीक है, इसको शक्ति दी गई है। अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला जो है वो है पंचायतों की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व। पंचायतों की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व। पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, ठीक है। और ये जो है अनुच्छेद 243 के 6 वाले पार्ट में बताया गया, यानी कि अनुच्छेद 243 के जी वाले पार्ट में बताया गया है कि पंचायत की क्या शक्तियां होंगी और उसके कौन कौन से उत्तरदायित्व होंगे, ठीक है। जैसे कि इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकरण या प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में
समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है। आवश्यक, ठीक है। यानी संविधान के उपबंध के अधीन रहना पड़ेगा। उसके अलावा राज्य का विधानमंडल जो है वह पंचायत की शक्तियां प्राधिकरण को परिभाषित कर सकता है। यानी उसके स्वायत्त शासन की संस्था के रूप में कार्य करने के लिए जो भी आवश्यक शक्तियां होगी वह राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा जो है उसे देगा, ठीक है। जैसे कि इसको जो जैसे कि पंचायत का अगर उत्तरदायित्व तो हम लोगों को देखना है, जो पंचायतों के उत्तरदायित्व होते हैं, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये जो है आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करता है, ठीक है। सामाजिक न्याय के लिए जो है योजनाएं तैयार करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को कार्यान्वित करता है, ठीक है, जिसमें जो है 11वीं अनुसूची, ठीक है, से जुड़े विषय के संबंध में। और हमने विषय देखा था पंचायती राज पर जो 11वीं अनुसूची में दी गई थी, तो वो सारे विषय पर जो स्कीम वगैरह आते हैं वो सारे जो है पंचायत के उत्तरदायित्व में शामिल है। और इसमें जो है कुल कितने विषय थे? इसमें कुल 29 विषय था जो पंचायती शासन से जुड़ा था, और 11वीं अनुसूची को जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। और ये 29 विषय में हमने देखा था, इसके अंदर कृषि है, ठीक है, भूमि विकास है, ठीक, भूमि का सुधार है, चकबंदी है, भूमि संरक्षण है, ठीक है, लघु सिंचाई है, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, ये सारे विषय पर जो है वो स्कीम को देखता है और यही इसके उत्तरदायित्व में भी शामिल है, ठीक है। अगर जैसे कि कुछ एग्जाम्पल पर बातें की जाए तो जैसे इसके अंतर्गत जो है भूमि विकास शामिल है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है मत्स्य उद्योग को शामिल किया गया है, ठीक है। लघु वन उपज इसमें शामिल है, ठीक है। पेयजल को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ईंधन और चारा इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, ठीक, ये इसका हिस्सा है, ठीक। महिला और बाल विकास इसका हिस्सा है, ठीक है। ये सारे जो है यानी कि कुल मिलाकर 29 विषय इसके उत्तरदायित्व में आते हैं। और जो व्यवहारिक स्थिति है वो ये है कि राज्य विधानमंडलों ने आमतौर पर पंचायत को अधिक महत्वपूर्ण कार्य देने में आनाकानी की है। कुछ राज्यों में पंचायत के कार्य स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, तो कुछ में उनके कार्य अत्यंत सीमित हैं। यानी मोटे तौर पर जो है पंचायत को वे कार्य दिए जाते हैं जैसे कि गांव की सफाई की देखरेख करना, जन्म मृत्यु के आंकड़े रखना, कुआं तालाबों या जो पेयजल सुविधा होता है पानी पीने वाला उसका निर्माण करना या उसका देख रेख करना, जो सड़क है उसका रख रखाव करना, जो गांव वगैरह में पुलिया वगैरह सब होती है उसका रख रखाव करना, जो विद्यालय है या पुस्तकालय है उसके प्रबंधन को संभालना, ठीक है। ये सारे जो है इनके काम के स्तर पर आता है। और जो मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतें होती है वो इन कार्य के अलावा जो है जो योजना प्रक्रिया है या विकास संबंधी नीतियां हैं उसके मामले में सलाहकारी भूमिका निभाती है। जैसे कि ग्राम और ब्लॉक स्तरों के विकास अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यों का अधीक्षण करना भी जो है वो मध्यवर्ती या जिला स्तर के पंचायतों के अंतर्गत जो है शामिल रहता है। अब हम लोग देखते हैं अगला जो टॉपिक है ये है पंचायतों के वित्त से जुड़े प्रावधान। ये शायद 9 हो जाएगा, वित्त से जुड़े प्रावधान, यानी प्रोविजंस एसोसिएटेड with the
फाइनेंस ऑफ पंचायत। देखो, वित्त की स्थिति में जो है बहुत सारे उपबंध हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 243 के ज वाले पार्ट में भी किया गया है, यानी कि 243 का एच वाला पार्ट भी किया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 243 के झ वाले पार्ट में भी है, यानी कि 243 का आई पार्ट में भी है। इसके अलावा जो है जो यहाँ वाला पार्ट है, ठीक है, यानी 243 का जे पार्ट, इन तीनों पार्ट में जो है पंचायत से जुड़े हुए वित्त का प्रावधान दिया गया है और इन विषय पर भी राज्य विधानमंडल को पर्याप्त स्वायत्ता दी गई है। जैसे कि हम लोग एक एक कर पहले लेते हैं। ये ज वाले पार्ट को देख रहे हैं, इसके में जो है पहले में दिया गया है करारोपण की शक्ति, ठीक है, तथा निधियां, करारोपण की शक्ति तथा निधियां, यानी कि पावर टू इम्पोज टैक्सेस एंड फंड्स, ठीक है, ये दिया गया। और ये जो है अनुच्छेद 243 के ज वाले पार्ट में दिया गया, यानी कि 243 का एच वाला पार्ट में दिया गया। ठीक है, इसमें जो है यानी कि इस अनुच्छेद में 243 का एच वाले पार्ट में इसमें कहा गया है कि राज्य विधान मंडलों को शक्ति दी जाती है, या राज्य विधान मंडलों को शक्ति दी गई है, शक्ति दी गई है कि वे विधि द्वारा पंचायतों को करारोपण की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करेंगे। ठीक है, वे विधि द्वारा पंचायतों की करारोपण की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान कर सकेंगे। ठीक है, जैसे कि ये जो है पंचायत को कर, शुल्क, पथकर या शुल्क अधिरोपित करने, उसको संकलित करने और उसको विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, यानी कि उसको कर लेने का अधिकार दे सकता है, उसको शुल्क लगाने का अधिकार दे सकता है, उसको पथकर वसूलने का अधिकार दे सकता है, या फिर उसको शुल्क अधिरोपित, ठीक है, इसमें जो है अधिरोपित करना शामिल है, इसमें संकलित करना शामिल है, ठीक है, इसमें विनियोजित करना शामिल है। ये अधिकार जो है राज्य विधानमंडल पंचायत को दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है राज्य सरकार के कर राजस्व में से कोई हिस्सा निश्चित प्रयोजन के लिए पंचायत को देने का उपबंध कर सकता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो राज्य की संचित निधि है, ठीक है, जो राज्य की संचित निधि है, इससे पंचायतों को सहायता अनुदान देने का भी उपबंध कर सकता है। पंचायतों को सहायता अनुदान देने का उपबंध राज्य विधानमंडल कर सकता है। और पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त किए गए सभी धन को जमा करने के लिए निधियों का गठन कर सकेगा, यानी विधानमंडल कर सकता है, और ऐसी निधियों में से धन निकालने के लिए भी वो उपबंध कर सकता है। ठीक है, और जो इसके अगले प्रावधान में शामिल है, यानी कि इसी के अंतर्गत, वह है वित्त आयोग, यानी कि फाइनेंस कमीशन। और इसकी चर्चा जो है वो अनुच्छेद 243 के झ वाले पार्ट में किया गया है, यानी कि 243 का आई वाला पार्ट में किया गया है। ठीक है, इसमें जो राज्य जो है वो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन करना अनिवार्य है, किंतु आयोग की संरचना जो है वो राज्य विधानमंडल को पर्याप्त स्वायत्ता दी गई है उसके मामले में। यानी कि राज्य वित्त आयोग से जुड़े अधिकांश प्रावधान अपनी प्रकृति में वैसे ही है जैसा कि अनुच्छेद
280 में हमने देखा था, या 281 में हम लोगों ने देखा था, जो भारत के वित्त आयोग से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो है राज्य के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, और प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग का गठन करना अनिवार्य है। ठीक है, ये अनिवार्य है। ठीक, किंतु आयोग की संरचना आदि के संबंध में राज्य विधानमंडल को पर्याप्त स्वायत्ता दी गई है। ठीक है, जैसे कि जो राज्य वित्त आयोग है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें जैसे कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के आरंभ में या आरंभ के 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और उसके बाद प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन कर सकेगा, और राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित कर सकेगा कि वित्त आयोग की क्या संरचना होगी, उसके सदस्यों की क्या क्वालिफिकेशन होगी, उसके चयन जो है किस रीति से किया जाएगा, ये सारे जो है राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित कर सकेगा। ठीक है, और आयोग के पास जो है ये अधिकार होता है कि वो अपनी कार्य प्रक्रिया स्वयं निर्धारित कर सके। ठीक, तो इसके जो है यानी कि वित्त आयोग का गठन का जो अनुच्छेद है वो 243 का झ वाला पार्ट है। ठीक, इसके बाद जो अगला है ये तीसरा हो जाएगा। इसमें लिखा गया है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, यानी कि ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत्स। ठीक, और ये एक छोटा सा प्रावधान दिया गया है जो इसके 243 का या वाला पार्ट में है, यानी कि 243 के जे वाले पार्ट में एक छोटा सा प्रावधान दिया गया है, और ये जो है पंचायत के लेखाओं से संबंधित है। इसके तहत जो है प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को शक्ति दी गई है कि वह पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा मतलब ऑडिट करने के बारे में उपबंध कर सकेगा। ठीक है, ये चीजें थी। तो इसमें राज्य विधानमंडल को शक्ति दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं पंचायतों का चुनाव, जो 10वां था। पंचायतों के लिए चुनाव, इलेक्शन फॉर पंचायत। पंचायतों के चुनाव से जुड़े जो उपबंध हैं वो अनुच्छेद 243 के ट पार्ट में है, यानी कि 243 के वाले पार्ट में। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और अनुच्छेद इससे जुड़ता है, वो है 243 का न पार्ट। ठीक है, यानी कि 243 का ओ पार्ट में दिया गया है। इसमें पंचायत से जुड़े उपबंध दिए गए हैं, और पंचायतों से जुड़े चुनाव के संबंध में जो है राज्य विधानमंडल को पर्याप्त स्वायत्ता दी गई है। ठीक है, इसमें भी जो है राज्य विधानमंडल को पर्याप्त स्वायत्ता दी गई है। ठीक है, और निर्वाचन आयोग के रूप में एक विशिष्ट संस्था के गठन का भी प्रावधान इसमें किया गया। जैसे अगर इसके चुनाव की हम लोग व्यवस्था देखें, चुनाव की व्यवस्था यानी कि सिस्टम ऑफ इलेक्शंस को देखें,
तो इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 243 टा वाले पार्ट में किया गया, यानी कि 243 के पार्ट में किया गया है। और इसमें जो है राज्य विधानमंडल को शक्ति दी गई है कि वे विधि द्वारा पंचायतों के चुनावों से जुड़े सभी विषयों पर उपबंध बना सकेगी। ठीक है। और जैसा कि इसमें लिखा गया है कि वे विधि द्वारा, यानी कि उनको विधि जो है विधि के अधीन रहना, यानी कि जो संविधान के उपबंधों की विधि है उसके अधीन रहते हुए राज्य विधानमंडल को शक्ति दी गई है कि वो पंचायतों के चुनाव से जुड़े सभी विषय पर उपबंध बना सकती है। देखो, संविधान राजनीतिक दलों के पंचायती चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं लगाता है, ठीक है, और राज्य विधानमंडल को इस संबंध में वो अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेने में छूट देता है। आमतौर पर अधिकांश राज्यों ने इन चुनावों में राजनीतिक दलों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है, लेकिन हालांकि जो है पश्चिम बंगाल है, ठीक है, जहां पर राजनीतिक दल जो है वो विधिवत पंचायती चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, विधिवत चुनाव लड़ता है पश्चिम बंगाल एक सिर्फ है, बाकी जो है यानी राजनीतिक दल जो है पंचायती चुनाव नहीं लड़ते हैं। चुनाव पर रोक लगाया गया, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि संविधान राजनीतिक दलों के पंचायती चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं लगाता, यानी कि ये जो रोक है ये संविधान ने नहीं लगाया है, ठीक है, संविधान कोई रोक नहीं लगाता। यानी संविधान कहता है कि राजनीतिक दल भी पंचायती चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन संविधान के द्वारा कोई रोक नहीं लगाया गया है। जो राज्य का विधानमंडल है उसको अपने विवेक के अनुसार इसमें कार्य करने की छूट दी गई है, और आमतौर पर अधिकांश राज्यों ने इस चुनाव में राजनीतिक दलों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है। हालांकि बस एक पश्चिम बंगाल ऐसा है जहां पर राज्यों में पंचायती चुनाव विधिवत राजनीतिक दलों द्वारा जो है लड़े जाते हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसा देखा जाता है, ठीक है। फिर इसके अंदर जो है दूसरा है वो है राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान, ठीक। इसके अगले अनुच्छेद में यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है, ठीक है। और इसके लिए जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 243 टा, यानी कि वही है 243 का के वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। हालांकि इसको हम लोग संस्था के तौर पे अलग से भी देखेंगे होगा। और ये जो निर्वाचन आयोग है इसमें एक निर्वाचन आयुक्त होगा एक, ठीक है। और इसकी नियुक्ति जो है ये राज्यपाल द्वारा की जाएगी, इसमें कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है, इसकी जो सेवा शर्त है, इसका पदावधि है, ये सारे निर्धारण जो है राज्यपाल के द्वारा किए जाएंगे। इसमें ये प्रावधान दिया गया है, ठीक है। और इसको हटाया कैसे जाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग को उसके पद से उसी रीति या उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकेगा जैसे जो है उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। यानी साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है, ठीक है, पद से हटाया जाना, ठीक, ये चीजें देंगे। अब अगला जो है हमारा इसी के अंतर्गत, यानी कि जो अनुच्छेद जो है इसमें 2 अनुच्छेद था,
ये वाला, यानी न्यायालयों का हस्तक्षेप। यानी कि नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट्स। और इसके प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 243 के ओ पार्ट में है या 9 पार्ट में है, ठीक दिया गया है। और जो निर्वाचन संबंधित मामला है उसमें न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन करता है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो निर्वाचन संबंधी मामला है उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है। मामला या मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसे 2 प्रावधान हैं जहां पर न्यायालय जो है इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। जैसे कि किसी राज्य विधानमंडल द्वारा अनुच्छेद 243 ट या के तहत बनाई गई कोई विधि जिसका संबंध पंचायत चुनावों के निर्वाचन के परिसीमन या निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों के आवंटन से है, तो ये किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ये तो उस मामले में हो गया जिसमें न्यायालय जो है प्रश्न मतलब हस्तक्षेप नहीं करता है। या फिर किसी पंचायत के लिए हुआ कोई चुनाव ऐसी निर्वाचन याचिका पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो राज्य विधानमंडल की विधि के तहत निर्दिष्ट रीति से प्रस्तुत की गई है तथा उसकी अधिकारी को प्रस्तुत की गई है जिसके समक्ष उसे प्रस्तुत किए जाने का उपबंध है। वो किसी भी अन्य स्थिति में निर्वाचन संबंधी विवादों की सुनवाई नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें राज्य विधानमंडल के विधि द्वारा ही सब काम हो रहा है, ठीक है, विधि द्वारा, ठीक है। यानी ये जैसा निर्धारित कर रहा है वो पंचायती चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की बात हो गया या निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों के आवंटन से हो गया, ये किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया था। अब जो हमारा 11वां है वह है कि संघ राज्य क्षेत्रों पर ये कैसे लागू होता है। संघ राज्य क्षेत्रों पर इन प्रावधानों का लागू होना, इन प्रावधानों का लागू होना, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोविजंस ऑन यूटीज, ठीक है। यानी ऊपर वाला फिर से बताना है। अच्छा, इसमें जो है ना, जैसे अनुच्छेद 243 का जो 9 पार्ट है, यानी कि अनुच्छेद 243 ओ, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन करते हैं, मतलब न्यायालयों को हस्तक्षेप करने से मना किया गया है। और ऐसे जो है 2 प्रावधान दिए गए हैं जिसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है। पहला प्रावधान है कि किसी राज्य विधानमंडल द्वारा अनुच्छेद 243 के तहत बनाई गई कोई विधि जिसका संबंध जो है पंचायती चुनाव के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों के आवंटन से है, वह किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। यानी कि राज्य विधानमंडल जो है वह किसी पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन का परिसीमन करता है या निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों का आवंटन करता है वो अपनी विधि के द्वारा, और वो विधि जो है अनुच्छेद 243 के से संबंधित है, तो वो किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। और दूसरी जो चीजें है वो ये है कि किसी पंचायत के लिए हुआ कोई चुनाव ऐसी निर्वाचन याचिका, यानी कि जो इलेक्शन पिटीशन होता है, उस पे ही प्रश्नगत किया जाएगा जो राज्य विधानमंडल की विधि के तहत निर्दिष्ट रीति में प्रस्तुत किया गया है। यानी कि राज्य विधानमंडल जो है वो अपने नियम में अगर कोई रीति बताया है, उसी रीति के आधार पर जो है निर्वाचन याचिका न्यायालय में लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं लगाया जा सकता है। इसका कहने का ये मतलब हुआ। अब अगला जो है वो है संघ राज्य क्षेत्रों पर इन प्रावधानों का लागू होना। तो ये जो है अनुच्छेद 243 ठ में जो है ये किया गया है, यानी कि एल वाले पार्ट में इसका प्रावधान है, ठीक है। और
इस भाग मतलब जो भाग 9 है उसके उपबंध में राज्यों के साथ ये संघ राज्य क्षेत्र पे भी लागू होता है। ठीक है, यानी कि भाग 9 जो है वह यूटीज पर भी लागू होता है, लागू होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह लोक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगा कि किसी संघ राज्य क्षेत्र के मामले में इस भाग के उपबंध कुछ निश्चित अपवादों या परिवर्तनों के साथ जो है लागू होगा। कहाँ पे? यूटीज पे लागू होगा। ठीक है, कुछ अपवाद हो सकता है या परिवर्तन कुछ किया जा सकता है, तो परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। इसमें जो राष्ट्रपति को इसके मामले में अधिकार दिया गया है कि वो लोक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगा कि किसी संघ राज्य क्षेत्र के मामले में इस भाग का कहने का अर्थ है भाग 9 के उपबंध कुछ निश्चित अपवाद या परिवर्तनों के साथ लागू हो जाता है। ठीक है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ये प्रावधान लागू नहीं होते, उसकी भी चर्चा की गई है। जैसे कि कुछ क्षेत्रों पर इन प्रावधानों का लागू ना होना। ठीक है, इनके नॉन एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोविजन ऑन सम एरियाज, ये कहा गया। और ये जो है अनुच्छेद जो 243 ड है, ठीक है, या 243 एम है, उसमें ऐसे प्रावधान जो है बताए गए हैं। यानी ये पंचायतों से संबंधित उपबंध जो है किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे उसकी चर्चा 243 का जो ड वाला पार्ट है, ठीक है, और एम वाला पार्ट है, इसमें किया गया है। जैसे कि जो अनुसूचित जनजाति, मतलब इसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे कि दिल्ली में भी जो है ये लागू नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ये लागू नहीं होता है। तो जैसे कि जो अनुसूचित वो जनजाति क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ इसको हम लोग देखेंगे। दूसरा जो है जो नागालैंड है, ठीक है, मेघालय है और मिजोरम है, हम लोग इसको देखेंगे। हम लोग एक एक करके लेते ही चलते हैं, ठीक है। जैसे कि जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, यानी कि शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, ठीक है, ये जो है इस अनुच्छेद के खंड 1 में जो है इसकी घोषणा की गई है, खंड 1 में घोषणा किया गया है। और इसमें कहा गया है कि इस भाग यानी कि भाग 9 की कोई बातें जो है अनुच्छेद 244 के पहले खंड में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों तथा जो अनुच्छेद 244 का दूसरा खंड यानी कि इसमें एससी का है और इसमें एसटी का है, यानी निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों पर यह लागू नहीं होगा। जैसे इस अनुच्छेद के खंड 1 में घोषणा की गई है कि भाग 9 की कोई बात अनुच्छेद 244 के पहले खंड में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों यानी कि शेड्यूल्ड एरियाज हो गया, ठीक है, तथा अनुच्छेद 244 का दूसरा खंड, ठीक है, इसमें निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों यानी कि ट्राइबल एरियाज जो हो गए,
पर लागू नहीं होगी। ठीक है, इसमें ये कहा गया है, यानी इस खंड में बताया गया है कि भाग 9 की कोई बातें अनुच्छेद 244 के प्रथम खंड में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुच्छेद 244 के दूसरे खंड में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी। और जो अनुसूचित क्षेत्र है, ये जो अनुसूचित क्षेत्र है, इसका संबंध जो है 5वीं अनुसूची से है। ठीक है, और जो ये जनजातीय क्षेत्र है, इसका संबंध जो है 6ठी अनुसूची से है। इसका संबंध 6ठी अनुसूची से। ठीक, दूसरा जो है इसमें वो है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, इस पे भी जो है ये लागू नहीं होता है। ठीक है, यानी भाग 9 की कोई भी बात जो है यहाँ लागू नहीं होता है, यानी भाग 9 यहाँ लागू नहीं है। ठीक है, और ये जो है इस अनुच्छेद के खंड 2 में बताया गया है। ठीक, कि भाग 9 की कोई बात नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों पर लागू नहीं होगी। और जो तीसरा है वो है मणिपुर के कुछ क्षेत्र। ठीक है, पूरा क्षेत्र नहीं है मणिपुर का बस कुछ क्षेत्र है, यानी सम एरियाज ऑफ मणिपुर। ठीक है, और इसके लिए भी वही अनुच्छेद है, यानी कि खंड 2 में ही इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि जो भाग 9 है, ठीक है, वो मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में नहीं लागू होगा। और वो क्षेत्र कौन है? जो पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में जो है ये लागू नहीं होता है। और देखो इसमें लिखा गया है कि इस भाग की कोई बात मणिपुर के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी जिनमें उस समय लागू किसी विधि के तहत जिला परिषदें विद्यमान है। तो जिस भी पर्वतीय क्षेत्र में जो है जिला परिषदों का प्रावधान है, ठीक है, या जिला परिषदें जो है विद्यमान है, वहां पर भाग 9 जो है लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा। ठीक, इसके अलावा जो है दार्जिलिंग का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे भी ये लागू नहीं होता। दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र यानी कि जो हिल एरिया ऑफ दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग, ठीक है, यहाँ भी जो है ये लागू नहीं होता। और इसकी चर्चा जो है, इन दार्जिलिंग जो है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल में जो है दार्जिलिंग जिला है वहाँ, और ये इसकी चर्चा जो है इस अनुच्छेद के खंड 3 में किया गया है। और इसमें बताया गया है कि इस भाग की कोई बात जिला स्तर पर पंचायतों के संबंध में दार्जिलिंग जिले के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे जिनके पास उस समय लागू किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है। ठीक है, इसमें कहा गया है इस भाग की कोई बात जिला स्तर पर पंचायतों के संबंध में दार्जिलिंग जिले के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी जिनके लिए उस समय लागू किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है। ठीक है, वहां पर ये लागू नहीं होता है। मतलब इसका अर्थ ये नहीं है, मतलब कि इसमें ये भी स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस भाग की किसी बात का अर्थ यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा कि वह दार्जिलिंग गोरखा
पर्वतीय परिषद के किरतों और शक्तियों पर प्रभाव डालती है। यानी इसमें कहा गया है, यानी कि अनुच्छेद के तीसरे खंड में कहा गया कि जो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला है उसके कुछ क्षेत्रों के संबंध में अपवाद बताया गया, यानी कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भाग 9 के प्रावधान लागू नहीं होते। और इस भाग में कहा गया है कि इस भाग की कोई बातें जिला स्तर पर पंचायतों के संबंध में, ठीक है, यहाँ पर ग्रामीण स्तर पर या फिर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों की बातें नहीं है, जिला स्तर पर है। यानी जिला स्तर पर पंचायतों के संबंध में दार्जिलिंग जिले के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगी, ठीक है, जिनके पास जो है विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है, ठीक है। और इसका ये भी अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि जो गोरखा पर्वतीय परिषद है उसके किसी भी कार्य या शक्ति पर वो प्रभाव डालेगा, ठीक है, इसमें ऐसा कहा गया है। इसके अलावा जो अगला है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, 5वां, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। अरुणाचल के प्रदेश के संबंध में जो है यह अपवाद है कि यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति रहती है उसके स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था जो है इस राज्य पर लागू नहीं होती है, ठीक है। यानी कि इस भाग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए इसमें हमने स्थानों का आरक्षण देखा था, ठीक है, और जो स्थानों का आरक्षण वाली व्यवस्था है वह इस राज्य में लागू नहीं होती है, ठीक है। इस राज्य में कुछ अलग जो है यहाँ पर स्थानों का आरक्षण है, ठीक है, तो लागू नहीं होंगे अरुणाचल प्रदेश के संबंध में। इसके बाद दिल्ली के लिए भी एक संबंध बनाया गया है, और इसमें कहा गया है कि दिल्ली, इसकी चर्चा जो है पहले संविधान में नहीं है, ठीक है, संविधान में चर्चा नहीं है इसकी, ठीक है। ये राष्ट्रपति के निर्देश के आधार पर जो है पंचायती राज के प्रावधानों से इसको मुक्त रखा गया है। तो यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम नहीं है, ठीक है, यानी राष्ट्रपति के निर्देश के आधार पर पंचायती राज के प्रावधानों से मुक्त है ये, ठीक है, दिल्ली को मुक्त रखा गया, ठीक। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है विद्यमान विधियों तथा पंचायतों का बने रहे, ठीक है। और ये जो है आखिरी खंड जो है इसी में आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत कहा गया है जैसे कि जो अनुच्छेद 243 का ढ पाठ है, ठीक है, यानी कि 243 एन पाठ है, ठीक है। इसके तहत 73वां संविधान संशोधन लागू होने से पहले से चल रही पंचायत संबंधी विधि या उनके तहत गठित पंचायतों को संरक्षण प्रदान किया गया। यानी कि सीधी बात है, जब 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था उससे पहले भी हमारे यहाँ जो है देश के अलग अलग क्षेत्रों में पंचायती ढांचा विद्यमान था, ठीक है। तो जो पंचायती ढांचा जो है वो भाग 9 से सुसंगत था, वो उसको संरक्षण भी प्रदान किया गया, तो उसी की बातें जो है इसमें दी गई है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि 73वां संशोधन लागू होने के पहले चल रही पंचायतों को संरक्षण, ठीक, ये इसके अंदर दिया गया, ठीक है।
देखो, इसमें दो बातें कही गई है और वो दो बातें बिल्कुल जैसे कि अगर 73वां संविधान संशोधन लागू होने से ठीक पहले किसी राज्य में पंचायतों से संबंधित विधि का कोई उपबंध लागू है तो उस पर दो तरह की चीजें प्रभावी हो सकती है। जैसे कि अगर वो 73वें संशोधन से असंगत नहीं है, मतलब उससे मिलता जुलता है, तो वो चलता रहेगा। ठीक है, और अगर असंगत है तो वो 1 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा, उसके बाद जो है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये बात इसमें कही गई है। ठीक है, अब देखो, 73वें संविधान संशोधन को अगर ध्यान से देखा जाए तो उसके तहत जो है राज्य विधानमंडलों को जो है कोई विवेकाधीन शक्ति तो नहीं दी गई है ऐसे उपबंध में, यानी कि राज्यों के लिए अनिवार्य है कि वह उन उपबंधों का पालन करें। और बहुत सारे उपबंधों में राज्यों के विधानमंडलों को अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट दी गई है। तो हम लोग वही देखते हैं कि आखिर उसके अंतर्गत जो अनिवार्य उपबंध है वो क्या है और जो विवेकाधीन उपबंध है वो क्या है। ठीक है, यानी कि अनिवार्य तथा विवेकाधीन उपबंध। यानी अगर 73वें संशोधन के सभी उपबंधों को ध्यान से देखा जाए तो उन्हें दो वर्ग में रखा जा सकता है। और वो दो वर्ग क्या हो जाएगा? एक वर्ग हो जाएगा अनिवार्य उपबंध का, ठीक है, और दूसरा जो है ये विवेकाधीन उपबंध। ये दो उपबंध हो जाते हैं। ठीक है, और कई उपबंध ऐसे हैं जिनमें राज्य विधानमंडलों को विवेकाधीन शक्ति नहीं दी गई है, यानी वो अनिवार्य उपबंध है। और यानी कि वो राज्यों के लिए अनिवार्य है कि उस उपबंध का पालन करना ही पड़ेगा। और दूसरा जो है, बहुत सारे उपबंध में राज्यों के विधानमंडलों को अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेने की छूट दी गई है, वो जो है विवेकाधीन उपबंध के अंतर्गत आता है। जैसे कि जो अनिवार्य उपबंध है इसके तहत जो है इसमें दिया गया है कि हर एक राज्य विधानमंडल जो है वह ग्राम सभा का गठन करेगा ही करेगा। तो ग्राम सभा का गठन करना जो है यह अनिवार्य उपबंध है। और 3 स्तरों पर पंचायतों का गठन, ठीक है, ये भी अनिवार्य है। ठीक है, और अगर 20 लाख की जनसंख्या से कम है तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत की गठन की बाध्यता नहीं है। कम है तो ठीक है जनसंख्या, तो मध्यवर्ती स्तर पर जो है पंचायत के गठन से छूट है। तो तीसरा जो है, प्रत्येक स्तर की पंचायतों के सभी सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया है। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। और जो मध्यवर्ती और जिला स्तर के अध्यक्षों के लिए जो है उसके लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। ठीक है, यानी मध्यवर्ती और जिला स्तर, हम लोग इन सब चीजों को देख चुके हैं, बस उसको एक जगह कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रावधान है। इसके अलावा जो है जो आरक्षण की व्यवस्था है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो है उसकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो महिला है, ठीक है, महिला उसको कम से कम जो है 1/3 आरक्षण देने की बाध्यता दी गई है। ठीक है, इसके अलावा जो पंचायत का कार्यकाल है, यानी कि निश्चित कार्यकाल, उसको निश्चित कार्यकाल कह सकते हैं, वो 5 वर्ष का बनाया गया है। और विघटन की स्थिति में जो है वो 6 माह के भीतर पुनः चुनाव कराने की बाध्यता है। इसके अलावा जो है पंचायती चुनाव के संचालन के लिए जो है राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके गठन की बाध्यता है, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बाध्यता है। ठीक है, ठीक है, और जो चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र है, ठीक है, न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष किया गया। ये सारे अनिवार्य पक्ष थे। ठीक है, जिसे
हर एक राज्य विधानमंडल को जो है मानना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो विवेकाधीन है उसमें जैसे कि विधायकों हो गया, ठीक है, या फिर सांसद होंगे, इसको मध्यवर्ती और जिला स्तर के पंचायतों में सदस्यता देने या ना देने की शक्ति जो है ये विवेकाधीन शक्ति है। मध्यवर्ती तो राज्य विधानमंडल के विवेक पे निर्भर करता है कि वो विधायक और सांसदों को जो है मध्यवर्ती और जिला स्तर में की पंचायतों में सदस्यता दे भी सकता है या भी नहीं भी दे सकता है। पंचायतों में सदस्यता देने या ना देने की शक्ति, ठीक है। दूसरा जो है जो ओबीसी है, ठीक है, इसके आरक्षण देने के लिए जो है इसके विवेक पे छोड़ा गया है, ठीक है। तीसरा जो है महिलाओं के लिए जो आरक्षण है, ठीक है, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया जाना है या उससे अधिक दिया जाना है, ये भी तय करने की शक्ति, यानी कि 1/3 जो है प्लस अगर होगा आरक्षण तो ये भी जो है ये अपने विवेक के अनुसार तय करेगा। इसके अलावा जो पंचायतों को 11वीं अनुसूची में निर्दिष्ट कोई कार्य सौंपा गया है तो उसमें से कौन से कार्य नहीं करने हैं वो भी निर्धारण करने की शक्ति जो है राज्य विधानमंडल को दिया गया है, उनके विवेक छोड़ा गया है, ठीक है। इसमें कार्य का ये निर्धारित करता है, ठीक है। इसके अलावा अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि वह यह तय करता है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उन्हें करारोपण की शक्ति है या नहीं, और अगर देनी है तो किन करों में देनी है। ये सारे निर्णय जो है वो राज्य विधानमंडल को अपने विवेक से करना होता है। और इसके अलावा जो अनुदान की बातें हैं, यानी कि पंचायतों को कितना अनुदान दिया जाना है, ये निर्णय भी राज्य विधानमंडल लेता है, ठीक है। तो अनुदान और कर संबंधी निर्णय जो है राज्य विधानमंडल अपने विवेक के अनुसार लेता है, ठीक। ये हमारा जो है पंचायती राज था, इसमें हमने अलग अलग चीजों को देखा, ठीक है। अब जो हम लोग देखते हैं बहुत सारे, जैसे कि पेशा अधिनियम हो गया, भूरिया समिति हो गया, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उसमें पंचायती राज के सिस्टम को जो है कैसे लागू किया जाता है, उन सब चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज, पंचायती राज इन शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक। देखो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश पे लागू नहीं की गई, ठीक है, क्योंकि जो एक अनुच्छेद हमने देखा था, जो अनुच्छेद एम था, 243 का एम वाला पार्ट था, ठीक, उसमें ये प्रावधान था कि कुछ क्षेत्रों पर जो है वो लागू नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये वाला पार्ट था, इसमें जो है कुछ क्षेत्रों पर पंचायती राज्य के प्रावधान जो है यानी भाग 9 लागू नहीं होगा। उसमें हम लोगों ने देखा था कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हो गया, ठीक है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम हो गया, मणिपुर के कुछ क्षेत्र हो गए, दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली पर जो है ये लागू नहीं होता है। तो इसमें जो है ये इस पूरे देश पे इसको लागू नहीं किया गया है, क्योंकि जो है जो अनुच्छेद 243 का ड पार्ट है या फिर 243 का एम पार्ट है, इसमें कुछ क्षेत्रों की सूची दी गई है जहां संविधान के भाग 9 के उपबंध लागू नहीं किए गए हैं। और ऐसे क्षेत्रों में अनुच्छेद 244 के पहले खंड में अनुसूचित क्षेत्र की चर्चा की गई है, जिसका संबंध 5वीं अनुसूची से है। और जो अनुच्छेद 244 का दूसरा खंड है उसमें जनजातीय क्षेत्र की चर्चा की गई है, जिसका संबंध जो है 6ठी अनुसूची से है। जैसे कि नागालैंड, मेघालय या मिजोरम राज्य हो गया, या मणिपुर के कुछ क्षेत्र हो गए, या फिर जो दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र हैं, ये सारे इसमें शामिल किया गया है। और आगे चल के जो है अरुणाचल प्रदेश के संबंध में भी अनुसूचित जातियों के आरक्षण की व्यवस्था को हटा दिया गया और दिल्ली को पंचायती राज व्यवस्था की बाध्यता से जो है
मुक्त कर दिया गया। तो ये सब हमने देख रखा है। तो बेसिकली हमको जो है यहाँ पर ये बात करना है कि इस सूची में अधिकांश क्षेत्र वे हैं जहाँ पर स्थानीय स्वशासन की कोई व्यवस्था पहले से ही चल रही है और उसे अनावश्यक रूप से छेड़ना संविधान ठीक नहीं समझता है। और छठी अनुसूची में शामिल जनजातीय क्षेत्र और दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र इसके उदाहरण है, क्योंकि इन स्थानों पर जो है वहाँ पर स्वायत्त जिला परिषद यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या फिर स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद जो ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल है वो कार्यरत है। और अगर दिल्ली की बातें की जाए तो दिल्ली को इसलिए वहाँ पे अलग रखा गया है क्योंकि दिल्ली सरकार की राय में अब वहाँ पर जो है ग्रामीण क्षेत्र नहीं बचा है, वहाँ पर सारे शहरी क्षेत्र हो गए हैं, इसलिए पंचायतों का गठन वहाँ पे नहीं किया गया है। इसके अलावा जो अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में एक विशेष समस्या उत्पन्न होती है वो ये होती है कि अनुच्छेद 244 का पहला खंड यानी कि 5वीं अनुसूची से संबंधित इन क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं की गई है और इन क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषद जैसी कोई व्यवस्था भी कार्य नहीं कर रही है। ठीक है, तो 73वां संशोधन पारित करते समय आश्वासन दिया गया था कि 1 वर्ष के भीतर इन क्षेत्रों के लिए पंचायती राज का नया कानून बनाया जाएगा, किंतु केंद्र सरकार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की। जिन 8 राज्यों ने उस समय अनुसूचित क्षेत्र थे उनमें से कुछ ने अनुसूचित क्षेत्रों पर संविधान के भाग 9 के प्रावधान को ही लागू करने का प्रयास किया, किंतु अलग अलग मामलों में जैसे कि आंध्र प्रदेश की बातें करें या उड़ीसा या बिहार या महाराष्ट्र की बात करें तो उसके उच्च न्यायालयों ने ऐसे सरकारी निर्णयों से को संविधान के उपबंधों के विरुद्ध घोषित कर दिया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो जैसे हम लोग एक समिति को एक आयोग को लेते हैं वो था हमारा भूरिया आयोग। ठीक है, भूरिया कमेटी। ठीक, देखो जनता की जो मांग उठ रही थी उसको देखते हुए केंद्र सरकार जो है जून 1994 में जो सांसद थे, ठीक है, उनका नाम था दिलीप सिंह भूरिया। दिलीप सिंह भूरिया नाम था और इनकी अध्यक्षता में जो है 22 विशेषज्ञ सदस्यों की समिति का गठन किया। ठीक है, और इसको जो है अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करना था। जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं यानी अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन इनको जो है करना था और अध्ययन करके इन्हें सुझाव भी देना था। ठीक है, सुझाव भी देना था कि पंचायती राज के प्रावधान इन क्षेत्रों पर किस प्रकार लागू किए जा सकते हैं। इन्होंने अपना कार्य जो है कुछ महीनों में पूरा किया और जनवरी 1995 में जो है अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। ठीक है, 1995 में इन्होंने रिपोर्ट दिया और केंद्र सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर जो है उसमें प्रमुख सिफारिशें दी, जैसे कि इन्होंने बताया कि अनुसूचित क्षेत्रों की जनजाति के पास स्वशासन की परंपरागत संस्था है जो उनकी संस्कृति या प्रथाओं के अनुकूल है। ऐसे में उन पर पंचायती राज की आधुनिक व्यवस्था थोपने के बजाय एक ऐसा ढांचा बनाया जाना चाहिए जिसमें उनकी परंपरागत संस्थाओं तथा पंचायती राज के आधुनिक स्वरूप का मिश्रण हो सके, यानी कि वह अपने जो परंपरागत संस्था हैं उनके साथ ही कुछ ऐसा करे जहां पर किसी तरह की अव्यवस्था ना फैले। दूसरी चीज जो की गई वो ये था कि इन क्षेत्रों में ग्राम सभाओं का पारंपरिक स्वरूप अत्यंत लोकप्रिय है, क्योंकि वहां पर जो है पेड़ के नीचे मतलब ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाता है और इन ग्राम सभाओं को पर्याप्त शक्ति दी जानी चाहिए ताकि वो ग्राम पंचायतों पर प्रभावी नियंत्रण रख सके। ठीक है, इसके अलावा इनका जो था वो इसमें कहा गया था कि छठी अनुसूची के क्षेत्रों की स्वायत्त जिला परिषद की तरह इन क्षेत्रों की जिला पंचायतों को भी स्वायत्त जिला परिषद कहा जाना चाहिए। ठीक है, ये सारे जो है इन्होंने सुझाव दिए थे। ठीक है, तो पंचायती राज के मामले में जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए भूरिया आयोग का गठन किया गया था। दूसरा जो है एक अधिनियम लाया गया वो था पेशा अधिनियम। ठीक है, पेशा अधिनियम लाया गया, इसको पेशा एक्ट भी कहा जाता है। ठीक, और भूरिया समिति के सिफारिशों के आधार पर जो है एक सहमति बनी और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीय कानून बनाना केंद्र ने ठीक समझा और इसी के दायरे में राज्य विधानमंडल अपने
अपने अपने कानून बनाएंगे और इसी मूल उद्देश्य के साथ जो है केंद्रीय कानून में जनजातियों की स्वायत्तता के बिंदु स्पष्ट कर दिए गए, जिनका उल्लंघन करने की शक्ति राज्यों के पास नहीं है। और इसलिए जो है दिसंबर 1996 में संसद में पंचायत उपबंध, ठीक है, इसका अगर पूरा नाम देखा जाए तो ये है पंचायत उपबंध, ठीक, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार विधेयक, ठीक है, यानी कि द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत, ठीक है, एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज बिल, ठीक है, ये प्रस्तुत किया और इस पे जल्दी ही आम सहमति बन गई, ठीक है। और 1996 में जो है ये विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया, ठीक है। और 24 दिसंबर को जो है ये राष्ट्रपति की सहमति भी प्राप्त कर लिया, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति की सहमति इसको मिल गया, ठीक है। इसको संक्षिप्त में पेशा अधिनियम कहा जाता है, ठीक है। और पेशा अधिनियम जो है 8 राज्यों पर लागू हुआ, ठीक है, लागू हुआ, जिनमें जो है 5वीं अनुसूची के तहत जो है अनुसूचित क्षेत्र विद्यमान थे, ठीक है। जहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र विद्यमान था वहाँ पर जो है ये लागू हुआ। ये 8 राज्य में आंध्र प्रदेश है, ठीक है, बिहार है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है, ठीक है। एक यानी आंध्र प्रदेश, 2 बिहार, 3 गुजरात, हिमाचल प्रदेश 4 हो गया, महाराष्ट्र 5, मध्य प्रदेश 6, उड़ीसा 7 और राजस्थान 8। इस 8 राज्यों में जो है पेशा अधिनियम को लागू किया गया। आगे चलकर जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में भी जो है मतलब पेशा अधिनियम लागू हो गया, ठीक है। जब तक मध्य प्रदेश में था तब तक तो इस पे भी लागू था, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उस पे लागू हो गया। और फिर बिहार से जो है झारखंड अलग हो गया, ठीक है। तो झारखंड पे तो लागू रहा, लेकिन बिहार जो है इसको हटा लिया गया, ठीक है, बिहार पे लागू नहीं रहा क्योंकि वहां पर जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र नहीं बचे थे। आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ, ठीक है, तो ये तेलंगाना में लागू रहा, ठीक है, तेलंगाना में भी लागू हो गया और आंध्र प्रदेश में भी लागू है, ठीक है, यहाँ भी लागू है, बस एक बिहार से हटा लिया गया। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो अब 10 राज्य हो गए हैं और ये राज्य हो गया है आंध्र प्रदेश हो गया है, ठीक है, इसके साथ ही जो है तेलंगाना हो गया है, बिहार से निकल के झारखंड बन गया है, ठीक है, उसके बाद सारे सेम है यानी कि गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, महाराष्ट्र है, ठीक, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और राजस्थान, ठीक है। इस पे ये अधिनियम लागू है। और पेशा अधिनियम की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें जनजातीय समाजों की ग्राम सभाओं को जो है अत्यधिक ताकत दी गया है। जैसे कि 73वें संशोधन द्वारा शेष क्षेत्रों के लिए ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य निर्धारित करने की जिम्मेवारी जो है राज्य विधानमंडल को दी गई है। और इसी का परिणाम है कि अधिकांश राज्यों के विधानमंडल ने जनता के दबाव से बचने के लिए ग्राम सभा को कमजोर बना रखा है। और इन क्षेत्रों की ग्राम सभा एक बार पंचायत को चुन लेने के बाद प्रायः अगले चुनाव तक पंचायत प्रतिनिधियों पर खास दबाव नहीं बना सकती। लेकिन जो पेशा अधिनियम है इसके तहत जो है ग्राम सभाओं को कई ऐसी शक्तियां दी गई है जो उन्हें लगातार ताकतवर बना के रखती है। जैसे कि अगर इसके प्रावधान को देखा जाए तो इसमें जो है ये अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्रों का अर्थ जो है वो संविधान के अनुच्छेद 244 के पहले खंड से लिया गया है, ठीक है। इसके अगर प्रावधान देखें तो जो अनुसूचित क्षेत्र है,
इसमें कहा गया अनुसूचित क्षेत्र वे होंगे जो अनुच्छेद 244 के पहले खंड में निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, वो अनुसूचित क्षेत्र होगा पेशा अधिनियम के अनुसार। और इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 9 के उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर भी लागू किए जाएंगे, किंतु किसी राज्य का विधानमंडल कोई ऐसा कानून नहीं बना सकेगा जो इसके द्वारा दिए गए शर्तों के विरुद्ध हो। जैसे कि राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ऐसे कानून बनाएंगे जो जनजातियों के पारंपरिक कानून या फिर उसका जो सामाजिक आर्थिक रिवाज है या समुदाय के जो संसाधन प्रबंधन के परंपरागत तरीके हैं उसके अनुरूप होना चाहिए, वैसा ही कानून राज्य विधानमंडल बना सकता है। और यहाँ पर जो है गांव का अर्थ बस्ती से लगाया गया है। ठीक है, जैसे कि जो गांव है उसका अर्थ जो है एक बस्ती या फिर बस्तियों के समूह से लगाया गया, जिसको हैबिटेशन कहा जाता है। ठीक है, ये बस्तियों से लगाया गया है। या फिर जो बस्तियों के समूह होते हैं जिसको खेरे कहा जाता है, यानी कि हेमलेट। ठीक है, ये बस्तियों का समूह होता है। इसको जो है ग्राम कहा गया, और इसमें एक समुदाय के लोग रह रहे हैं और अपनी परंपरा और रिवाजों के अनुसार अपने मामलों की देखरेख करते हैं, उसमें जो है गांव का अर्थ ये लगाया गया। और प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिनमें वो सभी व्यक्ति शामिल होंगे जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में शामिल है। और प्रत्येक ग्राम सभा के पास यह क्षमता होगी कि वह अपने लोगों की परंपराओं और प्रथा या उसकी जो सांस्कृतिक पहचान है या फिर जो उसके सामुदायिक संसाधन है या फिर झगड़े सुलझाने के लिए जो उनके पास परंपरागत तरीका है, उसको ये अधिनियम जो है संरक्षण प्रदान करेगा। ठीक है, और संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जिन समुदाय को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। साथ में यह भी शर्त लगाया गया है कि अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण कुल स्थानों के 50% से कम नहीं होगा और पंचायतों के सभी स्तर पर अध्यक्षों के पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के तौर पर कार्य करने के लायक बनाने के लिए अपेक्षित शक्तियां और अधिकार देते हुए राज्यों के विधानमंडल को इस बात के लिए सुनिश्चित करेंगे कि ग्राम सभा और पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित शक्तियां जरूर दी हुई है, जैसे कि किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री या उपभोग को प्रतिबंधित या नियमित या सीमित करने की शक्ति इसको है। जो गौण वन उत्पाद होते हैं यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसका स्वामित्व भी इनको दिया गया है। जो अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने की शक्ति जो है इनको दिया गया है, या फिर किसी अनुसूचित जनजाति की अवैध रूप से हस्तांतरित की गई भूमि को वापस लेने के लिए उचित कार्रवाई करने की शक्ति जो है इस अधिनियम में दिया गया है। ठीक है, अगर हम लोग व्यवहार में देखें तो पेशा अधिनियम के प्रावधान जो है अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के विधानमंडलों को इस अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर यानी कि 23 दिसंबर 1997 तक अपने अपने राज्य के लिए उपयुक्त अधिनियम पारित करने का था। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश ने अपने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया, और जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, इन्होंने 5 दिसंबर 1997 को उसे राजपत्र में प्रकाशित भी कर दिया। तो वर्तमान स्थिति ये है कि अनुसूचित क्षेत्र वाले सभी राज्यों में पेशा के अनुरूप अपने अपने अधिनियम पारित किए गए हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि पेशा अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों की जनजाति के लिए अभी तक सबसे प्रगतिशील कदम है। ठीक है, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं भी है। ठीक है, जैसे कि इस पेशा के तहत जो है प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा का प्रावधान किया गया, जबकि कई स्थितियों में एक ग्राम पंचायत एक से अधिक ग्राम सभाओं द्वारा चुनी जाती है। तो ऐसी स्थिति में समस्या यह आती है कि अगर पंचायत के किसी निर्णय पर अलग अलग ग्राम सभाओं की पृथक राय हो तो अंतिम निर्णय कौन देगा या कैसे देगा, तो ये जो है मतलब समस्या आ जाती है। या फिर जो पेशा अधिनियम है या वो जो है मतलब भारतीय वन अधिनियम 1927 है, उसके साथ जो है ये अंतर्विरोध की स्थिति पैदा करता है।
क्योंकि एक तरफ पैसा के तहत जो है लघु वन उत्पाद, जैसा कि अभी हमने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बातें की थी, उसका अधिकार जो है ग्राम सभाओं को दिया गया है, और दूसरी तरफ जो भारतीय वन अधिनियम है उसके तहत जो बांस हो गया या बेत हो गया, उसके जो इमारती लकड़ी होते हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। यानी कि इसका अर्थ ये है कि आदिवासी इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं, यानी भारतीय वन अधिनियम में ऐसा घोषित किया गया है। और जो लघु वन उत्पाद है उस पर ग्राम सभाओं के अधिकार की व्याख्या भी उलझी हुई है। जैसे कि प्रशासनिक अधिकारियों ने इसकी व्याख्या यह की है कि कोई ग्राम सभा उतने ही वन क्षेत्र के उत्पादों पर अपने अधिकार का दावा कर सकती है जो उसकी राजस्व सीमा के अंतर्गत आता है। सच यह है कि आरक्षित वनों का बहुत कम हिस्सा जो है इस व्याख्या के तहत आदिवासियों के लिए उपयोगी रह जाता है। तो इस तरह की तमाम समस्याएं जो है पेशा अधिनियम के अंतर्गत देखा गया है, लेकिन इन सब के बावजूद जो है पेशा अधिनियम जो है अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों के लिए जो है एक वरदान की तरह साबित होता है। इसके लिए पता है, मतलब कई वर्ष पूर्व जो है संसद में जो है मेसा विधेयक मतलब पारित किया गया था। मेसा यानी कि नगर पालिका उपबंध यानी अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार विधेयक 2001 यानी कि द प्रोविजन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज बिल 2001 पेश किया गया था, लेकिन यह विधेयक जो है आज तक पारित नहीं हुआ है। तो यही था हमारा पंचायती राज, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग नगर पालिका को देखेंगे, तो इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।